नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्लास नंबर 49 की बात करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP की क्लास नंबर 49 की बात करेंगे। और पिछली क्लास के तरह भी इसमें 30 महत्वपूर्ण नए प्रश्न एकदम से लाने वाले हैं। थोड़ा अटपटा प्रश्न भी रहेंगे और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और संभावित प्रश्न रहने वाले हैं। तो इस क्लास में भी आपका एक नंबर लगभग कन्फर्म होने वाला है। और इसके 48 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो आप लोगों ने नहीं देख पाया है तो यहाँ पे आई बटन पर लिंक दे दिया जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, TT फैमिली है। प्रथम प्रश्न, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। आप लोगों को फीडबैक करना है और ये पिछले क्लास का मॉक क्वेश्चन है। बालकों में जो अधिगम है ज्ञान को रटने से होता है, पाठ पुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है या क्रिया करके होता है। तो हाल में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं TT एग्ज़ाम में काफ़ी सारे आपके कमेंट आ रहे हैं, सर ये क्वेश्चन आ रहा है, सर ये क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए कहते हैं प्रत्येक क्वेश्चन ऐड कीजिए, सारे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। जी हाँ साथियों, 75 से 80% सेम क्वेश्चन आने वाले, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन होंगे, संबंधित प्रश्न होंगे, और बाकी 15 से 20% सभी को पता है नए क्वेश्चन और बनाए हुए क्रिएट हुए क्वेश्चन आते हैं, जो एक अधिगम से संबंधित प्रश्न होते हैं और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होते हैं। वो आपके स्मृति और आपके जो माइंड स्ट्रेस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो बालकों में जो अधिगम होता है किस प्रकार से होता है? पाठ पुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है या क्रिया करके होता है। सारे ऑप्शन लग रहे होंगे। देखिए, रटने वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, पेडागोजी माना ही नहीं जाता कि ज्ञान को रटने से होगा। ठीक है, ज्ञान को किससे होता है? समझने से होता है। अगर यहाँ पे समझ शब्द दिया होता तो बिल्कुल हम मान लेते, लेकिन यहाँ पे रटन तो दिया गया है, रटना दिया गया है, जो कि गलत है। पाठ पुस्तक को पढ़ने से होता है, तो पाठ पुस्तक पढ़ने से अधिगम की बात कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण, देखिए मात्र ये कह सकें कि पाठ पुस्तक के पढ़ने से होगा, शिक्षक के स्थानांतरण के द्वारा होगा, तो मात्र शब्द नहीं होगा। अगर ये होता इन सभी के द्वारा या इन दोनों के द्वारा तो हम मान लेते, लेकिन क्रिया करके, क्रिया में सारी चीज़ें आती हैं। जब बच्चा क्रिया करेगा, बालक बालिका, तो वह अधिगम कैसा होता है? क्रिया करके होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, क्योंकि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार ज्ञान कौशल में बदलाव को संदर्भित करता है। और क्रिया आधारित अधिगम वह दृष्टिकोण होता है जो विशेष रूप से डिजाइन की गई गतिविधियों में शिक्षार्थियों को शामिल करता है, जिसमें वे अधिकतम स्वायत्तता का आनंद लेते हैं। और बालकों में अधिगम की क्रिया करके होता है, क्योंकि जो क्रिया होती है, गतिविधि होती है, छात्रों द्वारा स्वयं की जाती है। तो क्रिया के साथ साथ यहाँ पे गतिविधि भी दे दिया जाए कि गतिविधि करके, तो एक ही बात है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पर है। अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है। जो अधिगम है वह प्रभावशाली रूप से होता है यदि बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, यदि बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराया जाए, यदि बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, यदि बच्चा उपयुक्त छवि करे। तो अधिगम प्रभावशाली रूप से तभी हो सकता है यदि बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, जो वह सीखता है उसे दोहराया जाए और बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, अर्थात उपयुक्त छवि के द्वारा जो है अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है? शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं करने की स्वतंत्रता व नियंत्रण दी जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए या शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो आप लोग सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जयसवाल सर आप सभी को नमन, सभी शिक्षक बंधुओं को प्रणाम करते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार का दायित्व तो आपके हाथों में होने वाला है। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाए। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। देखिए, शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह और प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता दे दी जाए,
छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, या शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, या शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो आपका जवाब, आपका फीडबैक क्या होने वाला है कि शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता शब्द से आप सभी लोग परिचित होंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानेंगे? वीडियो अनुरूपण को बेहतर मानेंगे, प्रदर्शन को बेहतर मानेंगे, स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव को, या इनमें से सभी को मानेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स से फटाफट आपको कमेंट करना है। आपका कमेंट सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी का, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। एग्जाम फतेह करना है साथियों, तो प्रत्येक प्रश्न का आपका फीडबैक इम्पॉर्टेंट है। प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं, इनके बालकों में इनमें से किसे बेहतर मानेंगे? जो कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? देखिए, आप लोगों की जब नियुक्त होगी, आप लोग एक अध्यापक अध्यापिका हैं, तो आप ये बताइए, अगर आप बच्चों की रुचि बनाए रखना चाहते हैं तो आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? तो सबसे बेटर क्या है? अन्वेषण की बात करेंगे, खोज की बात करेंगे, अर्थात बच्चों की रुचि बनाना है तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जटिल परिस्थितियों को संशोधित करने में शिक्षक को जो है, किसकी बात कर रहे हैं? जटिल परिस्थितियों को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, कि जो प्रतियोगिता आप करवाते हैं, जो बच्चा सर्वप्रथम पहले बिल्कुल कार्य कर लेता है उसको पुरस्कृत करेंगे, या कोई भी सहारा ना देकर जिसमें बच्चे अपने आप निर्वाह करना चाहिए, या उस पर एक भाषण देना चाहिए, या कार्य के छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो जटिल परिस्थितियाँ, देखिए कैसी परिस्थितियाँ हैं? जटिल हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को संशोधित करने में बच्चों की सहायता किस प्रकार से की जा सकती है? कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देशन लिखकर। देखिए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर आप इनको छोटे छोटे, आपको लग रहा होगा सारे 5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने का, तो आपको पहाड़ जैसे दिखेगा, लेकिन आप धीरे धीरे एक सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका सिलेबस भी पूर्ण हो जाएगा और कंप्लीट तैयारी हो जाएगी एग्जाम फतेह की। 8वां प्रश्न है साथियों, शिक्षण हेतु मानसिक विद्यालन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ के सुधार हेतु, अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं, सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं, समस्या समाधान की बात करेंगे। शिक्षक हेतु मानसिक विद्यालन का प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जा सकता है। सृजन की बात कर रहे हैं, सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों के रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को जो है उचित क्या होगा? कि श्याम पट का प्रयोग करें, चर्चा करें, कहानी कहें, या प्रश्न पूछ लें। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कक्षा में, क्लास में जो है विद्यार्थियों में अगर रुचि बनाए रखना है तो एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में, एक अध्यापक अध्यापिका के रूप में प्रश्न पूछना बहुत ही अनिवार्य है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देश। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं और कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है। तो ऐसी एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, वह साथियों किसकी बात करेंगे? संवाद। बच्चों में बोलचाल में जो संवाद होता है, ठीक है, तो ये गतिविधि जो होती है बच्चों में सीखने के लिए सक्षम बनाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न में से होता है। काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होगा। शिक्षक केंद्रीय अधिगम होगा, प्रासंगिक और व्यवहारिक केंद्रित होगा, या निष्क्रिय और सैद्धांतिक होगा, या रटना या रोट शिक्षाप्रद होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं करके सीखना तब होगा जब अधिगम प्रासंगिक और व्यवहारिक रूप में होगा।
बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नए विषय के संबंध में प्रासंगिकता का वर्णन करता है? किसकी बात कर रहे हैं? नए विषय के संबंध में प्रासंगिकता के वर्णन की बात कर रहे हैं। अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य, एक वास्तविक जीवन की स्थिति, विषय से संबंधित एक कहानी, किसी भी संदर्भ में सभी विद्यार्थियों के लिए समान। तो निम्नलिखित में से एक नया विषय के संबंध में प्रासंगिकता का जो वर्णन करेगा वह है अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं, खाली स्थान जो होती है तब वे जल्दी करते हैं। अब थोड़ा अटपटा यह प्रश्न लग रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को समझेंगे तभी आप लोग अच्छे तरीके से उत्तर दे पाएंगे। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको दिए गए विकल्प को हमें पूरा करना है। और विकल्प हमारा क्या दिया गया है, विकल्प को ध्यानपूर्वक देखते हैं। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है तब वे जल्दी करते हैं। कक्ष में उपयोगी और विस्मरण, केवल उनके कक्षाकार से संबंधित प्रत्यय स्मरण, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण या वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं वास्तविक जीवन में उपयोगी जो होते हैं, जो क्या है, जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है, जब वे जल्दी सीखा करते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है एक पीटी जो खेल होता है सभी लोग जानते होंगे, आपके विद्यालय में कराई जाती है। तो एक जो पीटी होता है, जो खेल है, शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। तो इनमें से कौन सी युक्ति शिक्षार्थी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी? ये युक्तियाँ दी गई हैं कि शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता के दर्श के पीछे को तर्क को स्पष्ट करना, या आप कह सकते हैं क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी उसका अवलोकन करें। देखिए, अगर पीटी खेल क्रिकेट शिक्षक जो है क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण हेतु सुधारना चाहते हैं, तो ऐसी युक्ति जो विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी, अभ्यास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, प्रैक्टिस करवाना, क्योंकि प्रैक्टिस ही करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवे जात ते सिल पर परत निशान। बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करने से सारी चीज़ें आपकी पॉसिबल हो जाती है, इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए साथियों। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। क्या है? एक अध्यापक, एक शिक्षिका है जो अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या कह सकते हैं विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित, बिल्कुल विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके एक अध्यापिका प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किस प्रकार से? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा तरीका जो है विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं होगा? वस्तुओं का प्रेक्षण करना, अवलोकनों का रिकॉर्ड या दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, या अमूलता के द्वारा विषय को सीखना। तो ऐसा तरीका जो विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं होगा। देखिए, वस्तुओं का प्रेक्षण करना, अवलोकन के रिकॉर्ड दर्ज करना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर होगा। रेखा चित्र बनाना ये भी होगा। वास्तविक अनुभव प्रदान करना ये भी होगा। लेकिन अमूलता के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अमूलता के द्वारा जो है विषय को सीखना, यह हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया आप लोगों के स्क्रीन पर। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे जो होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्लास फर्स्ट इन क्लास सेकंड। ध्यान दीजिएगा, क्लास फर्स्ट इन क्लास किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड। कक्षा 1 और 2 के स्तर के जो बच्चे होते हैं अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं,
पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या लिखकर शीघ्र सीखते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षा 1 और 2 स्तर के जो बच्चे होते हैं वह मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सर्वमान्य है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। दिव्या अक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है कम करने की विधि, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि की बात कर रहे हैं। तो दिव्या क्या करती है? अक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, अर्थात उपलक्ष्य विश्लेषण की विधि की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी जो है बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? ऐसी रणनीति बताइए जो बच्चों में अर्थ निर्माण में बढ़ावा दे। सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक संसाधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण की बात कर रहे हैं, या अन्वेषण एवं परिचर्चा की बात कर रहे हैं। साथियों, ऐसी रणनीति जो बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा दे वह होगी अन्वेषण एवं किसकी बात कर रहे हैं? परिचर्चा की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु की बात करेंगे। और अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है। आइए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम पर इस टाइप के जरूर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रभावी अधिगम रणनीतियों का उदाहरण होगा? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्ट एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना, या स्वयं से प्रश्न करना। देखिए, ऐसा जो प्रभावी अधिगम रणनीति, देखिए आपके नीचे ऑप्शन दिए गए कि ABCD 4 ऑप्शन दिया गया, कूटनीति दिया रहेगा कि कौन कौन सा सही होगा। देखिए, हम डायरेक्टली आंसर की बात करेंगे। प्रभावी अधिगम रणनीति का उदाहरण क्या हो सकता है? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्ट एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, और हम उम्र साथी को समझना। स्वयं से प्रश्न करना यह प्रभावी अधिगम रणनीति नहीं होगी। स्वयं से हम प्रश्न करें ऐसा नहीं। तो हमारे कौन कौन से हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों हमारे प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो दिया गया है वही वाला ऑप्शन हो जाएगा। 88 वाला देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया गया, यही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं, फीडबैक जान लेते हैं आपका। कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावी शिक्षण प्रणाली नहीं होगी? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। ऐसी शिक्षण अधिगम के लिए जो एक प्रभावशाली शिक्षण प्रभावी या प्रणाली ना हो। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, ये दोनों हमारे प्रभावी होंगी, प्रभावशाली शिक्षण प्रणालियाँ हैं। और बच्चे को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी हमारा हो जाएगा। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान दीजिए, जो दिया गया ज्ञान उसके दोहराने पर केंद्रित करने से ऐसे शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं कही जा सकती। किसका? प्रयोग एवं पर्यवेक्षण को कहा सकता है, संवाद एवं परिचर्चा को कहा जा सकता है, और बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहन करना। बच्चे अपने स्वयं की अंतर्दृष्टि, अपनी समझ के द्वारा अनुमान लगाएं, उसके लिए क्या है? शिक्षक को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो हमारा A, B और D वाला होगा, C नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अन्वेषण का सिद्धांत नहीं है? आप सभी लोग जानते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, या अभ्यास का सिद्धांत। देखिए, अभिक्रमित अन्वेषण के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो अभिक्रमित में अभ्यास का सिद्धांत हमारा सिद्धांत नहीं होता है। अभिक्रमित अन्वेषण में छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत और पुनर्वलन का सिद्धांत आता है। यहाँ पे हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? प्रयोग विधि, समूह वार्तालाप, व्याख्यान विधि, या सृजनात्मक क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं। तो साथियों, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का जो सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए वह होगा सृजनात्मक क्रियाकलाप की बात करेंगे, क्योंकि सृजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सृजन शब्द ही अपने आप में एक पॉजिटिव माना जाता है। D ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा तरीका होगा। देखिए, आपकी नियुक्त होती, आप अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और अब आप कक्षा 3 के अध्यापिका बनते हैं, तो आपके बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा तरीका होगा। व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वातावरण या प्रयोगशाला विधि। सभी लोग कमेंट कीजिए। कक्षा 3 की बात कर रहे हैं तो प्रयोगशाला विधि नहीं हो सकती है, ना ही समूह पे किया जा सकता है, लेकिन कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका यही है, सृजनात्मक क्रियाकलाप। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सृजन के सामने सारे ऑप्शन फीके पड़ जाते हैं। 25वां प्रश्न है, कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक होता है। शिक्षण रणनीति की बात करेंगे, शिक्षण युक्त की बात कर रहे हैं, शिक्षण तकनीक की बात कर रहे हैं, शिक्षण विधि की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षेत्र में व्यापक हो, कार्य क्षेत्र में व्यापक हो, वह दोस्तों शिक्षण रणनीति बनाना। शिक्षण रणनीति जो है कार्य क्षेत्र में व्यापक रूप में हो जाएगी। आपका जो भी कमेंट हो, फीडबैक हो, आपको शरोपर ही है, शुरमान है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपना अपना फीडबैक कर सकते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण रणनीति का उपयोग करना चाहिए, वह रणनीति कौन सी होगी। किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में विषय वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह नीति जो है वार्तालाप नीति है, प्रश्नोत्तर है, खेल एवं मनोरंजन है या प्रदर्शन है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, अगर प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं, प्राथमिक कक्षाओं की बात कर रहे हैं, तो खेल एवं मनोरंजन जो विधि होती है शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। किसकी, विषय वस्तु की नीरसता को दूर करने के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया अधिगम में मौजूदा जानकारी के लिए अतिरिक्त जानकारी क्या होती है। छिटपुट, सर्पिल, रैखिक या वियोगी। तो आप सभी लोग जानते हैं जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्पिल। सर्पिल अधिगम में मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी होती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि उस नियम को क्या कहा जाता है जो हमेशा एक समाधान लाता है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिदम, सूचना प्रसंस्करण या रूढ़ युक्त स्टीरियोटाइप की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसा नियम जिसका हमेशा एक समाधान लाता है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो वह है एल्गोरिदम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। साथियों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 प्रश्न बचे हुए हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। कलन विधि, एल्गोरी और अन्वेषण ह्यूरिस्टिक की रणनीति क्या है। देखिए, कलन को क्या कहते हैं, एल्गोरी इंग्लिश में, और अन्वेषण को ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। तो यही चीज़ पूछी गई है कि कलन विधि और अन्वेषण की रणनीतियाँ क्या है। शिक्षण, समस्या समाधान, अधिगम या चिंतन की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कलन विधि और अन्वेषण की जो रणनीति है वह है समस्या समाधान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, पूछताछ दृष्टिकोण विधि से शिक्षार्थियों की निम्न के लिए क्षमता का विकास होता है। एक शिक्षक के अनुभव का उपयोग करना, कम समय में अधिक जानकारी को आत्मसात करना, प्रयोग की बात कर रहे हैं, या मौखिक अधिगम को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना। तो पूछताछ दृष्टिकोण से विधि में या पूछताछ दृष्टिकोण विधि से शिक्षार्थियों को या शिक्षार्थियों की निम्न के लिए जो क्षमता का विकास होता है वह है प्रयोग के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का जो मॉक क्वेश्चन है आपके लिए कि FISC क्या दिया गया है, FISC क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए FIASC इसके साथ मूल रूप पे कौन संबंधित है। हर्बर्ट, लिपिट, फ्लेंडर, मॉरिसन। किसकी बात करें, एक बार रिपीट करेंगे। दिया गया है FIA दिया गया है, फिर दिया गया है C, फिर दिया गया है S। ये जो है किससे, इसका जो साथ मूल रूप है किस से संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और 30 में से जो भी आपका फीडबैक हो, कमेंट हो,
स्कोर हो आप लोग कमेंट के माध्यम जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, फीडबैक शुरमान है। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। एग्जाम फतह है, अब की बारी अपने सिलेक्शन की बारी। धन्यवाद सभी का।